हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। इससे पहले हम लोगों ने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रीदिंग में हमने क्या देखा था, जो हमारी गैस थी जिसको हम लोगों ने इनटेक किया था वो गैस हमारे एल्वेलाई तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ये एल्वेलाई से आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होने वाली है और कैसे ये एक्सचेंज होगी हमारे बॉडी से टिश्यूज़ के बीच में और ब्लड के बीच में, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो दो तरह से होता है, यानी कि दो जगह पर एक्सचेंज होने वाला है। एक बार एक्सचेंज होगा वो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होगा और दूसरा एक्सचेंज होगा वो ब्लड और हमारे टिश्यूज़ के बीच में होगा। ठीक है, तो हम इनको बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम दो गैस के बारे में जानेंगे, एक तो ऑक्सीजन गैस के बारे में जानेंगे, दूसरा जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही दोनों गैस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना है, बॉडी के अंदर ले जाना है और CO2 को बॉडी से बाहर ले जाना है। ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ दो ही गैस के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो देखिए 97% जो ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो हमारे RBCs के अंदर जो होती है पूरी के पूरी हीमोग्लोबिन ही भरी होती है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, यानी कि बॉन्ड बना लेता है और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू इसको फ्लो कराता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। तो मीन्स जो ऑक्सीजन होता है उसका 97% भाग जो होता है सिर्फ हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो बचा 3% होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, वो ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन घुल जाता है और वो 3% जो होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में घुलने के द्वारा उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका ट्रांसपोर्ट तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। किस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। ठीक, और 23% जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ठीक, और जो बच्चा 7% होता है उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा में घुलने से, यानी कि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड प्लाज्मा में घुल जाती है और उस घुले हुए फॉर्म में ही क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। आप थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इज़ 20 टाइम मोर सॉल्युबल इन प्लाज्मा देन वाटर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है प्लाज्मा में 20 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर के, यानी कि पानी में घुलने की जो कैपेसिटी होती है उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा घुलने की कैपेसिटी CO2 के पास होती है प्लाज्मा के अंदर। इसी वजह से 7% क्या होता है, ये प्लाज्मा में घुल जाती है और घुलने के फॉर्म में क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर इसको फ्लो करा दिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन रिएक्शन एफिनिटी इज़, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसके रिएक्शन की एफिनिटी बात करें, यानी कि हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की एफिनिटी किसके पास ज़्यादा होती है, पहली सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर हीमोग्लोबिन है और उसकी रिएक्शन हो रही CO के साथ प्लस CO2 के साथ और प्लस O2 के साथ, तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर किससे करेगा, फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, फिर लास्ट में करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके साथ होती है रिएक्शन की, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा आगे इसके कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हैज़ कैपेसिटी टू बाइंड हीमोग्लोबिन 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके पास ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। यानी कि सोचिए जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो 200 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके पास 20 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से एफिनिटी। तो क्लियर हो गया होगा आपको इसकी एफिनिटी के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक हो गया। अब हम सीधे आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, गैसियस एक्सचेंज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, यानी कि हमारी जो एल्वेलाई है जहाँ तक हमारा
गैस पहुंच चुका है उसके और ब्लड के बीच में कैसे ट्रांसपोर्ट होना है, यानी कैसे एक्सचेंज होगा गैसों का। तो पहले मैं इसको डायग्राम से क्लियर करूँगी, फिर मैं थ्योरी पे आती हूँ। तो ये देखिए डायग्राम है, इसको आप क्लियरली जान सकते हैं हम लोग। ये हमारा एल्वेलाई है, ठीक है, एक एल्वेलाई के स्ट्रक्चर है ये, वैसे तो होते बहुत सारे हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज है। आपको पता होगा हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो ये बात की थी कि जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं वो आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती हैं, वो कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि लंग्स के पास ब्लड कौन ले जाता है, लंग्स के पास ब्लड जो ले जाती है वो ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है जब लंग्स में अंदर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स किस में चेंज हो जाते हैं, कैपिलरीज में। तो ये इस टाइम पे क्या है, ये है कैपिलरी, ठीक है। और जो कैपिलरी की वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत थिन होती है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका इंटीमा। बहुत थिन लेयर होती है, थिन लेयर की वजह भी यही होती है ताकि इनके बीच क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज ईजिली हो सके, ठीक है। और जो एल्वेलाई है इसके ऊपर जो लेयर है, यानी कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, बहुत थिन होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे वहाँ पे जो भी पार्ट होंगे, चाहे वो टिश्यू हो चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, उनके लेयर जो होगी यानी कि उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी वो बहुत पतली होगी, तभी उनके बीच में क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज बहुत ईजिली हो पाएगा, ठीक। तो एल्वेलाई में क्या सारी गैसें आ चुकी हैं, मीन्स इसे यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। अब हमारा ब्लड जो है यहाँ पर भी कई सारी गैसें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा CO2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड के अंदर CO2 है वो चला जाएगा हमारे एल्वेलाई के अंदर, और जो एल्वेलाई है वहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये होता है किसका ट्रांसपोर्ट, यानी एक्सचेंज किसका होगा, O2 का और CO2 का एक्सचेंज होगा, किसके बीच में होगा, एल्वेलाई के बीच में और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा, ठीक है। अब ये एक्सचेंज तो हो गया, अब बात आती है कि एक्सचेंज ऐसे क्यों होता है, यानी CO2 इसी के अंदर क्यों जाता है, यहाँ पर जाने का रीज़न क्या, और O2 जो है वो ब्लड कैपिलरी में अपने आप आ कैसे जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूज़न। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर, यानी कि डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस होता है। जो प्रेशर का डिफरेंस होता है O2 और CO2 का किसके किसके बीच में, इस एल्वेलाई के बीच में और इस ब्लड कैपिलरीज के बीच में, इनका जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर, ठीक है। तो इसी की वजह गैसों का एक्सचेंज होता है। अब देखिए होगा क्या है, यहाँ पर जो ये एल्वेलाई है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 mm ऑफ Hg, ठीक है, इतना प्रेशर होता है। और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर O2 का प्रेशर कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg होगा, ठीक है। और CO2 जो है इस एल्वेलाई के अंदर इसका प्रेशर कितना होगा, इस एल्वेलाई के अंदर इसका प्रेशर जो होता है वो होता है 40 mm होता है, ठीक है। और कैपिलरी के अंदर कितना होगा, इसके अंदर 45 होगा, ठीक है। हमने प्रेशर की बात कर ली, दिख रहा होगा आपको। और हमने प्रीवियस में आपको हमेशा इस चीज़ बताती आ रही हूँ कि जो गैस होता है उसका मूवमेंट हमेशा कहाँ होगा, हाई टू लो प्रेशर की तरफ हमेशा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ ही गैसों का मूवमेंट होता है, यही होता है डिफ्यूज़न प्रेशर, ठीक है। हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा, यही टेम्परेचर में भी होता है, यही प्रेशर में, हर जगह यही होता है, ठीक है। हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर कितना दिया, 40 दिया है, और एल्वेलाई के अंदर कितना दिया, 104 दिया है। तो प्रेशर ऑक्सीजन किधर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो ये फ्लो किधर करेगा, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी की तरफ ही तो करेगा, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हाई टू लो की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का फ्लो किधर हो जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज की तरफ होगा, ठीक। अब बात करेंगे हम CO2 के प्रेशर की। तो जो CO2 का प्रेशर होता है एल्वेलाई यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर कितना होता है, 40 mm है, और जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर कितना, 45। तो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है, प्रेशर है ब्लड के अंदर ज़्यादा, तो मीन्स इसका फ्लो किधर होगा, हाई टू लो, यानी कि ब्लड से एल्वेलाई के अंदर होगा, ठीक है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी कि सिंपल डिफ्यूज़न की वजह से जो होता है, इन गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज यहाँ पर ईजिली हो जाता है, ठीक है। कैसे हो गया हमने अच्छे से समझ रखा है इसको। अब आ जाते हैं थ्योरी पर, जो मैंने बताया उसी को थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। तो क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। प्रेशर डिफरेंस का मतलब ही होता है सिंपल डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड अकर्स। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज 400 mm ऑफ Hg एंड इन ब्लड इज 40 mm ऑफ Hg, जो कि हम बात कर चुके हैं। सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड।
प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई इज 40 mm and in blood is 45 mm of Hg. सो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई। ठीक है, तो जो हमने समझाया वही मैंने इसे पढ़ के आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्लड जो है हमारे ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंच चुका। अब क्या होगा, ब्लड से टिश्यू में कैसे पहुंचेगा, तो अब हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, इसको पहले डायग्राम से बता देती हूँ, फिर इसके बाद क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसको देखते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में हमने ये तो पढ़ रखा है, ये हमारा एल्वेलाई था, ये हमारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इस ये ब्लड कैपिलरी ध्यान रखिएगा इस डायग्राम में। तो देखिए क्या हमने देखा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर इतना था, यहाँ पर 40 था, तो इस वजह से ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब जब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा ब्लड के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, पहले तो 40 था, अब कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, और CO2 जो था वो ब्लड से एल्वेलाई के अंदर जा चुका, मीन्स ब्लड के अंदर इसका प्रेशर कम हो जाएगा। किसका प्रेशर, CO2 का प्रेशर। तो CO2 का प्रेशर कितना हो गया, 40 mm ऑफ Hg हो चुका। ठीक है, अब ये ब्लड जो है हमारे बॉडी में फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, ताकि पूरे बॉडी के जो जो ऑर्गन्स है, जो भी टिश्यूज़ है, उनको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन को लेकर के हमारा आरबीसी जा रहा है आगे। ठीक, अब यहाँ पर जाएगा आगे, तो इसको किसको ट्रांसपोर्ट करना है, किसको एक्सचेंज करना है, टिश्यू के साथ करना है। ठीक है, तो अब आगे हम टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस टाइम ब्लड में हमारे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना हो चुका, 95 हो चुका। ठीक, और जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं ये हमारी टिश्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो O2 होता है उसका प्रेशर कितना होता है, 20 से 40 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों के प्रेशर का, यहाँ पर कितना है, 20 to 40 है, और हमारे ब्लड में जहाँ पर O2 प्रेजेंट है वहाँ पर O2 का प्रेशर कितना होता है ब्लड में, 95 है। तो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा, ब्लड के अंदर ज़्यादा है ना, यहाँ पर कम है। तो हाई टू लो की तरफ फ्लो होता है हमेशा गैस, तो O2 का फ्लो किधर हो जाएगा, वो ब्लड से सीधे टिश्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे CO2 की। CO2 जो प्रेशर होता है वो ब्लड के अंदर कितना दिया, 40 mm ऑफ Hg दिया है, और लेकिन टिश्यू के अंदर कितना, 45 to 48 दिया है। तो प्रेशर जो होता है CO2 का कहाँ पर ज़्यादा है, वो टिश्यू में ज़्यादा है। ठीक, तो फ्लो किधर होगा, हाई टू लो की तरफ होगा, मीन्स टिश्यूज़ में जो भी CO2 गैसें होंगी वो कहाँ पहुँच जाएंगी, अब हमारे ब्लड में पहुँच जाएंगी। ठीक, अब ये प्रोसेस जब होती है तो देखिए O2 क्या होता है, वो हमारे ब्लड से आ चुका है टिश्यू में, तो यानी कि ब्लड में अब O2 का लेवल कम हो गया, मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर होगा ऑक्सीजन का फिर से कितना हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। ठीक, और जो CO2 थी हमारे टिश्यूज़ के अंदर वो कहाँ जा चुकी है, हमारे ब्लड में, मीन्स ब्लड के अंदर CO2 का जो प्रेशर था पहले 40 था, अब बढ़कर कितना हो गया, फिर से 45 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब इस ब्लड में यहाँ पर जो ब्लड आई वो कैसी हो गई है, डी ऑक्सीजनेटेड हो चुकी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो कहाँ पहुँच गया, हमारे टिश्यूज़ के अंदर पहुँच गया। ठीक, अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ जाएगी, फिर से हमारे लंग्स के पास जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये तो हमने ओरली बात कर ली। ठीक, अगर हम इसको अच्छे से क्लियरली रिएक्शन कैसे होती है, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस देखे पूरे इसके अच्छे से डिटेल में, तो उसको हम अगर समझते हैं ना तो पूरा हमारा अच्छे से आज टॉपिक क्लियर हो जाना। ठीक है, तो चलिए मैं उसको रिएक्शन हर एक चीज़ को कैसे कैसे इसके अंदर होता है क्या कुछ, उसको समझाती हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। यानी कि हमने एक्सचेंज तो देख लिया, लेकिन उसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे होती है, कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं, वो हम देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, बहुत ईजी है, बस अब केयरफुली इसको समझिएगा ध्यान से। अब देखिए होगा क्या, ये देखिए ये हमारा पूरा ये ब्लड है, ब्लड में हमारी क्या था, ब्लड सेल्स में क्या आ जाएंगे, ये ब्लड प्लाज्मा है, क्या है, ये हमारी प्लाज्मा है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, आरबीसी है। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो दो ही चीज़ों से होगा, या तो वो प्लाज्मा के मतलब प्लाज्मा से होगा या आरबीसी से होगा। तो हम ये दोनों चीज़ें ले ली हमने, और ये हमारी टिश्यूज़ हैं, क्योंकि हम लोग इसी की मैकेनिज्म देखने वाले, ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे गैसों का एक्सचेंज होगा। पहले हम इसको देखते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारी आरबीसी होती है यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये वो पता है ना, क्योंकि आरबीसी के अंदर सिर्फ क्या पाया, सिर्फ ओनली हीमोग्लोबिन होता है, ढेर सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और इसी की वजह से उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, ढेर सारे इसमें क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। ठीक, और अभी हमने देखा क्या होता है कि एल्वेलाई से यहाँ पर O2 आ चुका है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर जब ऑक्सीजन आएगा, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, तो यहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतना इसने बनाया। अब इधर यहाँ पर सामने टिश्यू है,
आपको पता होगा टिश्यू के अंदर क्या होती है, CO2 गैस भी होती है, O2 गैस भी है, ठीक है। दोनों का प्रेशर अलग अलग है। जो यहाँ पर CO2 होती है उसका प्रेशर 45 होता है, O2 का प्रेशर कितना होता है, 20 से 40 होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर इसका प्रेशर दिया गया है, ठीक। तो हमने इसके प्रेशर को अच्छे से देख लिया कितना क्या दिया है। और जो हमारी RBC होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा इसके अंदर जो CO2 होती है उसका प्रेशर कितना होता है, उसका प्रेशर थोड़ा कम होता है, कितना होता है, 40 होता है, ठीक। तो प्रेशर का अगर डिफरेंस देखें तो इस वजह से CO2 जो होगा वो कहाँ पहुँच जाता है, RBC के पास पहुँच जाता है, ठीक है। अभी पीछे हम लोगों ने ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर टिश्यू की जो CO2 थी वो यहाँ पहुँच गई, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन चुका था, लेकिन जैसे ये CO2 पहुँचेगा तो आपको पता है CO2 की जो एफिनिटी होती है रिएक्शन करने की हीमोग्लोबिन के साथ, वो ऑक्सीजन से 20 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 गुना ज़्यादा होती है और CO2 जो होता है उसकी 20 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के। अब जैसे यहाँ पर टिश्यू से CO2 पहुँचेगा इस RBC के अंदर, वैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि RBC के अंदर ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड हो जाएगा, ये जो CO2 हमारे टिश्यूज से RBC के अंदर पहुंचा है, और ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। समझ में आ गया। अभी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है 23% CO2 को बाइंड कर लेती है, यानी कि जो भी CO2 यहाँ पर आया है उसके 23% पार्ट को हीमोग्लोबिन ने बाइंड कर लिया और क्या बना लिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये CO2 जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे एल्वेलाई के पास पहुँच जाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन हटा है, यानी कि जो रिएक्शन हुई है, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएगी, आपको पता होगा यहाँ जो ऑक्सीजन आती है उसका प्रेशर कितना हो चुका है, 95 है, और टिश्यू के अंदर कितना है, 20 to 40 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेशर 95 हो चुका है, तो ये ज़्यादा कम प्रेशर वाले की तरफ आएगी, यानी कि टिश्यू की तरफ आएगी। तो RBC के अंदर जो O2 होता है वो कहाँ पहुँच जाएगी, टिश्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ तक की रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी क्या हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे हम देखते हैं ज़रा। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर CO2 सारी की सारी तो बाइंड हुई नहीं हीमोग्लोबिन से, सिर्फ 23% ही बाइंड होती है। बाकी जो CO2 होती है वो किससे रिएक्ट कर जाएंगी, वाटर के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर RBCs में क्या होता है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो ये क्या करेगा, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे RBC में एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्टिव एंजाइम, यानी कि हमारे लिविंग थिंग्स में मतलब जो भी मनुष्य जीवित व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एंजाइम जो होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, जो कि हमारे RBC में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो CO2 होती है RBC के अंदर वाटर होता है, ये दोनों क्या करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, ठीक। कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर से इसी एंजाइम के प्रेजेंट में किस में टूट जाएगा, H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा, ठीक। H+ आयन जो है वो एसिडिक नेचर में होता है। अब हमारे RBC के अंदर अगर एसिड बन गया तो एसिड आपको पता होता है कितना हार्मफुल होता है, वो हमारे RBC को कैप्चर यानी कि रप्चर्ड भी कर सकता है, ठीक। इस वजह से H+ आयन जो होगा वो इसको ये हमारे RBC को रप्चर ना कर पाए, इस वजह से इससे कौन रिएक्ट कर जाएगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा, ठीक है, रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, एसिडिक हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखी मैंने, H+ आयन किससे रिएक्ट कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि सारे हीमोग्लोबिन तो CO2 से बाइंड हुए नहीं थे, सिर्फ 23% ही CO2 ने बाइंड कर रखा था। बाकी जो हीमोग्लोबिन खुले हुए हैं वो इस H+ आयन से रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, मतलब एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लेंगे, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, ठीक है। बफर सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सोल्यूशन जो किसी भी चीज़ का एसिडिक मान वैल्यू जो होती है, बेसिक वैल्यू जो होती है उसको घटने या बढ़ने ना दे, यानी कि pH लेवल जो होता है उसको बैलेंस बना के रखे, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, हमारे RBC का pH लेवल बढ़ा मतलब बैलेंस रखता है, ताकि H+ यानी कि एसिडिक वैल्यू जो है हमारे RBC के अंदर बढ़ने ना पाए और हमारे जो RBC है वो रप्चर्ड यानी कि
नुकसान हमारे आरबीसी को ना पहुंचने पाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर हो जाती है, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये बाइकार्बोनेट जो यहाँ पर तो बन गए। अब हम बात करेंगे अपने ब्लड प्लाज्मा की कि इसमें क्या होता है। अब जो CO2 इसके अंदर गया, कुछ CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी जाएगा, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो CO2 जाते हैं वो क्या करेंगे, ब्लड के अंदर आपको पता होगा प्लाज्मा के अंदर वाटर भी होता है, तो ये CO2 क्या करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक। बट यहाँ पर जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं पाया जाता, ठीक है। याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है वो हमारे आरबीसीज में ही सिर्फ पाया जाता है, वो ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ठीक। तो यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एब्सेंस में बन रहा है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि यहाँ की जो रिएक्टिविटी की रेट है थोड़ी स्लो है कंपेयर टू इसके। तो यहाँ पर तो बहुत सारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बन जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े कम बनते तो दोनों जगह बाइकार्बोनेट है, बट यहाँ पर जो नंबरिंग होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो थोड़ी कम होती है, ठीक। तो इन दोनों के अंदर दोनों की क्वांटिटी बराबर रहे, इस वजह से कुछ बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो आरबीसी से कहाँ चले आएंगे, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले आएंगे, ठीक। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले आएंगे, तो जब ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आने लगेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा और हमारे आरबीसी के अंदर क्या होगा, आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर Cl आयन होते हैं, यानी जो क्लोराइड आयन होते हैं, वो क्या करेंगे, वो आरबीसी के अंदर जाने लगेंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाने लगेंगे। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर Cl के जाने की क्रिया क्या कहलाती है, क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। इसको हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। हैमबर्गर नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उनका नाम था हैमबर्गर शिफ्ट, ठीक है, इस वजह से इसका नाम है हैमबर्गर शिफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, Cl आरबीसी के अंदर सिर्फ आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए जाता है, ठीक है, ताकि जितने HCO3- बाहर निकले हैं उतने Cl अंदर चले जाएं, ताकि दोनों तरफ क्या हो, आयनिक बैलेंस, यानी कि Cl यानी कि जो एनायनिक आयन है, यानी कि जो नेगेटिव आयन है और जो पॉजिटिव आयन है, उनकी क्वांटिटी जो है वो आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा के अंदर घटने बढ़ने यानी कि इक्वल रहे, ठीक है, बैलेंस होगा बना रहे, इस वजह से होता है। अब ये बाइकार्बोनेट जो है वो कहाँ पे आ चुके हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ चुके हैं। अब जब प्लाज्मा के अंदर आएंगे तो प्लाज्मा में जो होता है वो Na, सोडियम और पोटेशियम यानी कि K पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ये Cl है वो कहाँ से आया है, जाहिर सी बात है वो NaCl के फॉर्म में रहा होगा, फिर टूटा होगा Na+ में और Cl- में। Cl- तो यहाँ चला गया, लेकिन Na+ जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और KCl भी पाया जाता है, जिसमें से Cl- जो होता है Cl- जो होता है वो यहाँ पर जा चुका है और K+ हमारे ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो Na+ जो होता है यानी सोडियम आयन और पोटेशियम यानी कि K+ जो होता है वो इस बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो CO2 70% भाग है वो इस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बन चुके हैं। अब CO2 का 70% भाग जो है वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। 23% हमने यहाँ देखा, 70% यहाँ देखा। और एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो गई हम लोग को कि जो बाइकार्बोनेट्स बने हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा में बनते हैं, यानी कि 70% जो है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट तो होगा, बट वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और भी आती है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा ज़्यादा या पोटेशियम के फॉर्म में ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर देखा जाए तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन जो होते हैं हमारे ब्लड में ज़्यादा पाए जाते हैं, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से इसको क्लियरली देख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर होती है, किसके अंदर, हमारे आरबीसी के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू के अंदर। ऐसे गैसों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। अब इतना कुछ हो गया है, अब इसके आगे बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखिए हमारे ब्लड में जो जो आया हमने देख लिया, सब कुछ हो गया, ठीक। अब देखिए हमारे ब्लड में क्या हो चुका है, हमारे ब्लड में ये कहाँ पहुँचता है, हाँ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन चुका था, हमने पीछे देखा ना अभी क्लास में। तो आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ये आरबीसी हमारे क्या है, वो आरबीसी के अंदर बन चुका था, वो ब्लड हमारे कहाँ जाएगा, हमारे एल्वेलाई के पास जाएगा,
ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर CO2 था। अब CO2 को कहाँ छोड़ना होता है? हमारे लंग्स में ले जाना होता है ना। तो ये ब्लड हमारे RBC के पास यानी कि हमारे लंग्स के पास आ जाएगा। ठीक, अब ब्लड यहाँ पे आ चुका है। अब आपको पता होगा जो ब्लड होता है और एल्वेलाई होता है, इनके बीच में क्या होता है? CO2 का प्रेशर चेंज होता है ना। तो CO2 का प्रेशर यहाँ 40 है और इसके अंदर जो प्रेशर होता है RBC का, सॉरी CO2 का प्रेशर जो होता है इसके अंदर कितना होता है? 45 होता है। ठीक, तो इसके अंदर प्रेशर जो है CO2 का वो ज़्यादा है। तो इस वजह से जो होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, क्योंकि O2 का प्रेशर जो होता है वो एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। तो O2 इसके अंदर आने लगेगा, RBC के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस आने लगेगी, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसका कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें टूट जाएगा? CO2 और हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पर जो O2 आती है, आपको दिख रहा होगा ये O2 है, ऑक्सीजन गैस जो होती है यहाँ पर आ चुकी। ठीक, अब ये क्या करेगी? इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी और क्या बना लेगी? फिर से हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, ऐसे हो जाएगी रिएक्शन। और जो यहाँ पर CO2 ब्रेक हुआ वो कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे वे एल्वेलाई के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने पीछे देखा था, अभी क्या देखा था? हीमोग्लोबिन जो H+ आयन के साथ बॉन्ड बनाया था वो भी टूट जाएगा और क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिन बना लेगा और H+ आयन बना लेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन आते हैं जिसके लिए बहुत सारे हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 93% जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन भी क्या करेगा? ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं यानी कि HCO3- होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे ब्लड प्लाज्मा से RBC के अंदर आने लगते हैं। तो ये क्या करेंगे? इस निकले हुए H+ से क्या करेंगे? फिर से रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे? बाइकार्बोनिक एसिड बना लेंगे, यानी कार्बोनिक एसिड फिर से बन जाएगा। ठीक है, और ये बाइकार्बोनिक एसिड जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? फिर से CO2 में और वाटर में टूट जाएगा। अब यहाँ पर जो CO2 निकला है वो फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से पहुँच जाएगा हमारे एल्वेलाई के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक, और जो इसके अंदर Cl है, जाहिर सी बात है जब HCO3- इसके अंदर आने लगा तो यानी कि इसके अंदर नेगेटिव आयन जो होते हैं उसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो Cl होता है वो फिर से बाहर जाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। यानी कि जो जो चीज़ें वहाँ पर हुई थी, हम लोगों ने देखा था RBC के पास, वो जस्ट उल्टा होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड सेल्स जो हमारे एल्वेलाई के पास आई है तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज ऐसे होता है यहाँ पर। तो जो वो डायग्राम हमने देखा था वो हमने देखा था ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्ट। ये जो है ये हमारे ब्लड के बीच में और एल्वेलाई के बीच में ट्रांसपोर्ट। तो हमने अच्छे से पूरा डिटेल में हर चीज़ को समझ रखा है कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अब इसको हम थ्योरी के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज 95 mm of Hg and in tissues 20 to 40 mm of Hg. So oxygen moves from blood to tissues. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड इज 40 mm of Hg and in tissues is 40 to 48 mm of Hg. So कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। ठीक है, जो हमने बात की वही हमने लिखा भी यहाँ पर है। इसके बाद क्या दिया? मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जो हमने ये डायग्राम समझा था इसकी थ्योरी चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्या होगा? इन RBCs ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड चेंज इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारा पहला पॉइंट था। ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन यानी कि प्रेशर डिफरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर टिश्यूज टू RBC एंड ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम टिश्यू। यानी जो CO2 होता है वो क्या करेगा? टिश्यू से RBC में जाता है और ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है। कहाँ से? टिश्यू की तरह। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 20 times मोर एफिनिटी टू बाइंड हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। यानी जो CO2 होता है उसके पास 20 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। इसी वजह से हीमोग्लोबिन क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर जाएगा और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फिर से बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पूरी अभी डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन मूव्स इनटू टिश्यू। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा? अब ऑक्सीजन जो यहाँ पर खाली हुआ है क्या पहुँच जाएगा? टिश्यूज के पास चला जाएगा। ठीक है, सब मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। यानी कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में CO2 गया वो क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा कार्बोनिक एसिड। ओनली इन RBCs कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आर प्रेजेंट। यानी कि हमारे RBC में सिर्फ क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, बाकी एंजाइम हमारे प्लाज्मा में नहीं होता। ठीक,
इन द presence of this enzyme CO2 react with water and form carbonic anhydrase enzyme कार्बोनिक एसिड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर के साथ क्या करेगा, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, किस एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। और किस में टूट जाएगा, इसी एसिड की प्रेजेंस में कहाँ टूटेगा, ये टूटेगा H+ आयन और CO3- आयन की प्रेजेंस में टूट जाएगा। ठीक है। इन आरबीसीज बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म मोर इन नंबर कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। यानी जो बाइकार्बोनेट की संख्या होती है वो आरबीसी में ज़्यादा बनती है कंपेयर टू प्लाज्मा की। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो होता है बाइकार्बोनेट एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये एंजाइम तो होता नहीं है, इस वजह से इसमें जो ब्लड बनते हैं बाइकार्बोनेट वो थोड़ी कम बनते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस बनाने की वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट आरबीसी से कहाँ चला जाएगा, चला जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। तो नाउ फॉर आयनिक बैलेंस क्लोराइड आयन मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। तो जब बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में जाने लगेगा, तो प्लाज्मा से Cl कहाँ चला जाएगा, हमारे आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ताकि उनके अंदर क्या हो, आयनिक बैलेंस जो है वो बना रहे। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोराइड तो आयन का नाम है और हैमबर्गर जो होता है वो साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया है। नॉ इन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वहाँ पर जो बाइकार्बोनेट पहुँचा है यानी कि HCO3- आयन पहुँचा है, वो क्या करेगा, Na+ या फिर पोटेशियम प्लस से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और इसी के द्वारा क्या होगा, 70% जो CO2 होगा वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे एल्वुलाई के पास पहुँचेगा। ठीक है। जो कि हमने डायग्राम में अच्छे से देख रखा है। फिर क्या, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट इन बाइकार्बोनेट फॉर्म कैसे होता देख लिया। ठीक। फिर H+ आयन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर विच कैप्चर्ड, सॉरी यहाँ पर रप्चर्ड होगा, कैप्चर्ड मैंने लिख दिया है, रप्चर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे आरबीसी को ख़त्म कर सकता है। जो एसिड रिलीज होता है किसके द्वारा, जो कार्बोनिक एसिड बना था और ये टूटा था, किसमें टूटा था, H+ और HCO3- टूटा। तो ये H+ क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये हमारे आरबीसी को ख़त्म कर सकता है। इस वजह से ये क्या करेगा, जो वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है वो इससे बाइंड कर लेता है। हीमोग्लोबिन एक बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, यानी कि आरबीसी के pH लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरी इसकी मैकेनिज्म। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वेओलाई की। तो जो गैसेस एक्सचेंज था वो हम लोगों ने डायग्राम के द्वारा भी पढ़ा और हम लोगों ने थ्योरी से भी पढ़ लिया। ठीक है। तो अगर आपको क्लास अभी भी समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी और आसान तरीके से आपको समझाने की। ठीक है। और अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपको और आसान वे में हर टॉपिक को समझा सकूँ। मेरी क्लास देखने के लिए थैंक यू।